स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है यानी नेशनल इनकम है उसकी गणना कैसे की जाती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत की अर्थव्यवस्था है क्या, भारत की अर्थव्यवस्था बनी किस तरह से है। अर्थव्यवस्था के हमने टाइप्स पढ़े थे जिसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर हमने एक क्विज भी लगाया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये करता है CSO, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब CSO की बात करते हैं। CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना हुई थी 1951 में। और केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इन्होंने कब की थी ये प्रति व्यक्ति आय गणना? ये इन्होंने की थी 1868 में। इनके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1868 में कितनी थी? वो थी 20 रुपये। और अगर हम अभी बात करें 2019-20 की तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 11,254 रुपये है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 11,254, जो 2018-19 में 10,600 के आसपास थी। यानी 6.4% का उछाल इसमें देखने को मिला है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रयास किया था भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का, और उनके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय को समझना है तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो उन पॉइंट्स को समझना पहले ज़रूरी है। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं GDP। हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं GDP। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में हम बोले तो इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। भारत की GDP 6% है। इस तरह से हम वर्ड या डिबेट्स करते रहते हैं। तो ये GDP है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि GDP आखिर होती क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये है क्या, किस तरह से GDP बनती है, किस तरह से GDP कैलकुलेट की जाती है। फिर हम बात करेंगे NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कुल घरेलू उत्पाद। फिर आता है GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में हम बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर एक लास्ट पॉइंट आएगा NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में हम बोलेंगे कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन्हीं पॉइंट्स को
एक एक करके हम पढ़ेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी और उसी के बेसिस पर प्रति व्यक्ति आय किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो आते हैं पहले पॉइंट पर, जो है जीडीपी। ये जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये है क्या? अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं और उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उन सब के मूल्य के योग को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। तो वो क्या होगी? भारत की जीडीपी। अब ये उत्पादित वस्तुएं चाहे भारत की कंपनी बना रही हो, चाहे विदेश की कंपनी बना रही हो, सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है कि वो वस्तु भारत की सीमा के अंदर बननी चाहिए, चाहे कंपनी बाहर की हो या स्वदेशी हो। तो उन सब के वस्तुओं के मूल्य के योग व सेवाओं के मूल्य के योग को हम क्या बोलेंगे? वो हम बोलेंगे जीडीपी। तो इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है। क्लियर होगा आपको जीडीपी क्या है? अगर भारत की बात करें तो भारत की सीमा के अंदर जो भी वस्तु बन रही है और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, उन सब के मूल्य के योग को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी, चाहे कंपनी विदेशी हो या स्वदेशी हो। बढ़ते हैं आगे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो है डेप्रिसिएशन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास। अबे डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमने कोई मशीनरी खरीद ली, जैसे जैसे हम मशीनरी को यूज़ करते जाएंगे, टाइम के साथ उसकी वैल्यूएशन कम होती रहती है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, यूजेज हो जाती है, रस्ट लग जाती है, मशीनरी ख़राब हो सकती है, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसी जो उसके मूल्य में जो कमी आई, इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। With the passage of time, the valuation of machinery decreases. This decrease in the value is called depreciation. सिंपल है कि किसी भी मशीनरी के मूल्य में समय के साथ जो कमी आ जाती है, उस कमी को बोला जाता है मूल्यह्रास। अब ये मूल्यह्रास हमें कहाँ काम आएगा? वो हम यूज़ करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कुल घरेलू उत्पाद में। ये कुल घरेलू उत्पाद क्या है? अभी हमने पढ़ा था जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब हम पढ़ेंगे एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद। ये कुल घरेलू उत्पाद क्या है? अगर हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल है। अब जीडीपी क्या था? भारत की सीमा के अंदर जो भी कंपनी जो भी चीज़ बना रही है प्लस उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उनके मूल्य के योग को हमने बोला था जीडीपी। अगर उस मूल्य में से हम डेप्रिसिएशन यानी मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आएगी, उसको हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कुल घरेलू उत्पाद। बहुत सिंपल है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कुल घरेलू उत्पाद। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है? अब ये क्या होता है? देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योग को जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सिटीजन जो भी वस्तुएं उत्पादित कर रहा है या जो भी वो सर्विसेज दे रहा है, अब चाहे वो भारत में दे रहा हो या विदेशों में अपनी सर्विसेज या प्रोडक्शन कर रहा हो, तो उन सब सेवाओं के मूल्य के योग को हम क्या बोलेंगे? वो हम बोलेंगे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी क्या है? भारत के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योग को जीएनपी बोलते हैं।
अब चाहे वो भारत में प्रोडक्शन या सर्विसेज दे रहा हो या विदेशों में प्रोडक्शन या सर्विसेज दे रहा हो, उन सब के मूल्य के योग को हम क्या बोलेंगे? जीएनपी। बहुत आसान था जीएनपी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जीएनपी को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अब ये ए और बी क्या है? हमने बोला जीएनपी क्या होगा? जीडीपी। जीडीपी में आप ए को ऐड कर दीजिए और बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने ऐड किया विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, माइनस कर दिया विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। तो इसको हम बोल देंगे जीएनपी। जीएनपी क्या हो गया? जीडीपी में आप ऐड कर दीजिए विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, माइनस कर दीजिए विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, तो वो बन जाएगा जीएनपी। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। तो यानी एनएनपी क्या हो गया? हमने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, हमने मूल्यह्रास को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक और टर्म आती है फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? ये क्या होता है? किसी वस्तु के उत्पादन में कितना खर्चा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। यानी फैक्ट्री ने कोई चीज़ बनाई, उस चीज़ को बनाने में कितना खर्चा हुआ, उसी को बोल देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड इंक्लूड होता है, लेबर इंक्लूड होती है, उस चीज़ को बनाने के लिए कुछ कैपिटल लगी होगी, ऑर्गेनाइज़र की कॉस्ट होगी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट यानी मान लो 5 पेन बनाने में 100 रुपये लगे होंगे, तो टोटल कॉस्ट हो गई 100 रुपये। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 5, तो यानी एक पेन का फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो गया? 20 रुपये। तो इस तरह से फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो आपको क्लियर होगा फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट कॉस्ट। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट पे हमें चीज़ नहीं मिलती, हम चीज़ों को खरीदते हैं मार्केट प्राइस पे। तो ये मार्केट कॉस्ट क्या होती है? खरीदार वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदता है उसे क्या बोलते हैं? मार्केट कॉस्ट। अब इसमें डिफरेंस क्यों आ जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, जबकि मार्केट कॉस्ट में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट क्या होगी? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट। क्लियर है? नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगा फिर? अगर हम यहीं से निकाल सकते हैं, अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दूं यानी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट जो भी होगी उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तो बहुत सिंपल था, आपको पहले क्लियर होना चाहिए मार्केट कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, एनएनपी क्या था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया नेशनल इनकम निकालने के लिए? एनएनपी मार्केट कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें मिल गई नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय।
अब प्रति व्यक्ति आय किस तरह से निकलेगी? हमने राष्ट्रीय आय तो कैलकुलेट कर ली, किस तरह से निकाली राष्ट्रीय आय? NNP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? राष्ट्रीय आय कितनी थी यानी नेशनल इनकम कितनी थी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वही बात हो गई। राष्ट्रीय आय 100 रुपये मान लेते हैं, जनसंख्या है मान लो 5, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बन जाएगी? 20 रुपये। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट की जाएगी, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है? वो है गोवा की। भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो बिहार की है। बिहार के बाद आपका यूपी आ जाता है। तो अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछा जाए तो वो बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य दिल्ली है। सिंपल राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हाल ही में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वो है 11,254 रुपीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।